अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, मेरा नाम फैज़ानुल हक और आज आपकी क्लास में असाइनमेंट को लेकर के कुछ बातें होंगी, है ना। पिछली क्लासेस में हमने जो असबाक पढ़ रखे हैं, कुछ सवाल तो उनसे रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है उन असबाक से हैं जिनको आपने छोड़ दिया है, यानी पढ़ाया नहीं गया है। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके सबक का कुछ परसेंट हिस्सा टीएमए में शामिल है, ठीक है, यानी ट्विटर मार्क असाइनमेंट, और दूसरा हिस्सा जो इसका है वो पब्लिक एग्जामिनेशन का है। तो आपका जो मेजर पार्ट है, यानी सबक ज्यादातर पब्लिक एग्जामिनेशन में शामिल है और इन्हीं को हम लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो बेसिक ये है कि ये आपका एग्जाम बगैर किताब देखे या बगैर किसी हेल्प के होगा, ठीक है, जिसकी आप तैयारी करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। लेकिन ये जो टीएमए का हिस्सा है, इसमें आप अपने उस्ताद से, ठीक है, गाइड बुक से, इंटरनेट की मदद से, किताब की मदद से, ठीक है, साथियों से डिस्कशन करके बेहतर से बेहतर असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसको डिस्कस भी किया जाता है क्लास में। तो सबक घरचे नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन यही पेपर अब आपको सॉल्व करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा पेपर मिलेगा। तो अब देखिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ऐसा कहाँ होता है कि कोई टीचर आपका सवालनामा खुद डिस्कस कर दे, किताब का जो सबक है, जिस सबक से आया है उसे मार्क कर दे, है ना। जवाबात भी बहुत सारे सवालों के आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके इसमें मैक्सिमम नंबर ना आए तो बड़े अफसोस की बात है, ठीक है। यानी जिसमें देखिए तैयारी करके हमें जाना है, वहां मुमकिन है किसी के जहन में कोई बात ना आए। यहाँ तो आपके सामने किताब भी खुली हुई है, टीचर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, जो आपके क्लास में ज़्यादा समझदार बच्चे हों उनसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये 20 नंबर का होता है ना, हाँ 20 नंबर का है, तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि हमें 18-19 से कम तो मिले ही मिले ना, ठीक है। तो ये टारगेट रखना है हमें, इसीलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे और उधर थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो आपका फर्स्ट डिवीजन पक्का है। और फर्स्ट डिवीजन से नीचे आप सोचिए मत, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ठीक है, जहां पर मेरिट बेस्ड सारी चीजें हो गई हैं। अगर आप सिर्फ पास हो जाते हैं थर्ड डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, लेकिन सपोज दैट कहीं भी कंपटीशन होता है, एग्जाम होता है, कुछ होता है, आप उसमें शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते तो क्या फायदा होगा, है ना। तो हमारे जहन में ये रखना है, हमें अपने जहन में, कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आए ताकि जब भी जरूरत पड़े हम टॉप पर जरूर रहें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन सवालों को और इनके जवाबात भी इशारतन हम आपको बताएंगे। कुछ जवाब आपके तैयार किए गए हैं, ठीक है, वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है, सभी सवालों का जवाब देना जरूरी है, लेकिन एक यहां याद रखिएगा, ऑप्शन मौजूद है। यानी सवाल का सेक्शन जो है, जैसे एक सेक्शन है तो उसके अंदर दो ऑप्शन है, ए और बी करके या अलिफ बा करके, जो भी कह ले, ठीक है, उनमें से आपको एक सॉल्व करना है, समझ रहे हैं। तो अगर ए बी सी करके 3 सेक्शन हैं और इन तीनों में हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आपको हर सेक्शन से सिर्फ एक सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि तीनों से जितने मौजूद हैं सब कर दें, तो फिर क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, वो चेक नहीं किए जाएंगे। और एक फायदा इसमें यह भी है कि हर सवाल का नंबर उसके आगे दिया हुआ है, यानी आप जितनी क्वालिटी का, जितना डीप क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपको नंबर भी मिलेंगे। तो आपको ख्याल रखना है कि हमारे जो अच्छे मार्क्स वाले सवाल हैं वो तो और अच्छे तरीके से लिखे जाएं। उसके अलावा एक चीज ये ख्याल रखना है कि पहले सफ़े पर कुछ अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, ठीक है, जिसमें नाम, इंदराज नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, फिर जिस सेंटर से आप हैं, जो सब्जेक्ट आप जो है मुंतखब किए हुए हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल होती है, वो आपको भेज दी जाएगी। यहाँ से आप टैली करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वो सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है, कॉपी मत कीजिएगा। अब देखिए बराह रास्त हम सवाल पर आते हैं। तो पहला सवाल, इसके 2 जुमरे हैं, ए और बी,
अब इनमें से आपको किसी एक का जवाब देना है, ठीक है, इनमें से आपको किसी एक का जवाब देना है। ये तकरीबन 40 अल्फाज में इनका जवाब देना है हमें। 2 नंबर हमें इस एक जवाब पर मिलेगा। अब 40 अल्फाज, एक ये जो है करेक्शन कर लीजिए कि 40 to 60 है, ठीक है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 40 से 60 अल्फाज, यानी अगर आप एक औसत दर्जे की जो है तहरीर लिखते हैं और उसमें एक लाइन 6 से 7 वर्ड की होती है, ठीक है, या सपोज दैट 5 वर्ड की एक जुमला आपका एक सेंटेंस बनता है, ठीक, तो कितने जुमले मिलकर के 40 वर्ड हो जाएंगे बताइए? 8 पंचे 40, यानी 8 लाइन आपकी, 8 जुमले, है ना। अगर 8 जुमले 5-5 वर्ड के हैं तो कितने हो गए? 8 पंचे 40, सीधी सी बात है। अगर हमारा जुमला तवील है, यानी हम 10-10 अल्फाज का एक जुमला लिखते हैं, जैसे वो घर जा रहा है, इसमें कितने हैं? वो घर जा रहा है, 5-6 वर्ड आ गए। कोई और जुमला बड़ा इससे लिख सकता है, वो साइकिल से घर जा रहा है, अब ये जुमला उससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो अंदाजा हमें ये करना है कि हमें एक जुमला हमारा कितने लफ्जों में तकरीबन जा रहा है। अगर सपोज दैट किसी ने 10 लफ्ज का एक जुमला लिखा, तो जब 10 लफ्ज का एक जुमला है तो आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन में आपका जवाब मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दहम 40, सीधे सीधे बात है ना। एक लाइन में 10, 2 में 20, 3 में 30 और 4 में 40 हो गए। एक लाइन और आप लिख देंगे, 50 हो जाएंगे, है ना। तो अगर 5-6 लाइन इस तरीके से लिखते हैं तो 40 से 60 वर्ड आपके हो गए। अगर छोटे जुमले लिखते हैं तो आप 8 से 10 जुमले भी लिख सकते हैं, 12 जुमले भी लिख सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, नफ्सियात की फितरत और मौजू मवाद क्या है और नफ्सियात का मुताला इंसानी बर्ताव और ज़हनी अमलकारी की हमारी समझ में किस तरह मुआविन होता है। सबक नंबर 1। अब देखिए ये वो सवाल है जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया शुरू ही में कि हम नफ्सियात क्यों पढ़ें। तो इसमें कुछ वही बातें आपको डिस्कस करनी है जो आपको ये बता सकें कि आप नफ्सियात या साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो कुछ हुआ है इस दुनिया में अब तक उसके बारे में मालूमात हासिल हो सकें, है ना। अलग अलग फील्ड में हुकूमत किस किस की रही है, बादशाह कौन कौन गुजरे हैं, कौन सी बड़ी बड़ी जो है जगहें या मकामात बने हैं और बिगड़े हैं। तो सवाल बुनियादी जो ये हमारा सवाल है ये हमेशा याद रहने वाला सवाल है। कोई भी आपको रास्ते में खड़ा करके पूछ ले कि आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ने गए थे, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट उससे बोल सकें, बात कर सकें कि हम क्यों पढ़ने गए थे या क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें इसमें यह हैं कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि नफ्सियात का ताल्लुक हमारे नफ्स से होता है। पहला चैप्टर इससे खास है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी से क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर ये उसी का है ना, यहां पर एक जवाब दिया गया है या तश्कील किया गया है। आप एज इट इज इसे लिखें ये जरूरी नहीं है, आप अपनी समझ से इसे कुछ बेहतर भी बना सकते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है वही बात है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नफ्सियात इंसानी रवैये और ज़हनी अमलों का साइंसी मुताला है। यानी हम आपको यही बताते हुए आए हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारे अंदर मौजूद है, सामने वाला उसे कैसे परखेगा, कैसे उससे आपकी खूबियों खामियों को पहचानेगा, इसी का अगर हम साइंटिफिक मुताला करते हैं, यानी ऐसे नहीं कि हमने हवा हवा में बात कर दी, ठीक है। एक होता है कि बस अपनी राय दे देना चलते फिरते, इसे कहते हैं हवा में बातें करना। ये हवा में बातें नहीं करती, उसके लिए बाकायदा फैक्टर होते हैं, असबाब होते हैं, उसकी जांच परख होती है, फिर जाकर के कोई नतीजा सामने आता है। जैसे अगर हमने किसी को कहा कि फला बहुत ज़हीन है, तो अब ज़हीन अगर हम किसी को कह रहे हैं तो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, हमने क्या टेस्ट किया है, ठीक, क्या उसके बारे में हमने देखा है, समझा है, तरीका क्या रहा है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। इसी का नाम है साइंटिफिक तरीका, ठीक है। और एक आम आदमी अगर कोई कह देता है अरे हाँ वो बहुत तेज है, वो लगता है ज़हीन है, तो ये कोई बात नहीं हुई जब तक वैलिड रीजन ना हो। इसीलिए इन्होंने क्या कहा
कि नफ्सियात, इंसानी रवैये और जहनी अमल, अब चाहे वो हम खुद से अपने हाथ पांव से कोई हरकत करें, कोई एक्टिविटी पेश करें, या हमारे जहन में कोई बात आए, ठीक है, उन सब का साइंटिफिक मुताला क्या कहलाता है? नफ्सियात कहलाता है। ये फर्द के जज्बात, ख्यालात और अमल को समझने में मददगार है। नफ्सियात जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, जैसे अब यहाँ बताया है ना कि इनका मुताला इंसानी रवैये और जहनी अमलों की हमारी समझ में कैसे मदद देता है, यानी इनको अगर हम समझते हैं तो हमें क्या हासिल होता है या हमें क्या उससे हेल्प मिलती है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि नफ्सियात जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे सीखने, जज्बाती मसाइल और समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद देती है। हम इसलिए लोगों को जानते परखते हैं ताकि हम उनके साथ अच्छे मामलात कर सकें, खुद को बेहतर कर सकें, सुधार सकें, है ना। तो खुद को भी बेहतर बनाने में और सोसाइटी को बेहतर बनाने में नफ्सियात बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंसानी रवैये की पेशगोई और मसाइल के हल के लिए ये इल्म निहायत अहम है। कभी कभी होता है कोई कैरेक्टर ऐसा जो समझ ही में नहीं आता, आप बात कुछ कह रहे हैं, वो सुन कुछ और रहा है, ठीक है, तो किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता है, उसका इलाज जो है वो एक साइकेट्रिस्ट पास होता है। वो क्या करेगा? उसको बुलाएगा, बिठाएगा, उसकी तमाम परेशानियां समझेगा। हो सकता है कोई ऐसी वजह हो, कोई बात हो जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रहा हो, तो वो उसे समझ के मशवरे देगा, समझाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए ये इल्म बहुत जरूरी है और एक माने में जो कुछ ये कर सकता है दूसरे सब्जेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जवाब? आप इसको सबक नंबर 1 पढ़ के और तफसील से लिख सकते हैं, लेकिन गुंजाइश अल्फाज की है इसलिए तादाद उतनी ही रहनी चाहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये भी देखिए, आपके जहन से मुताल्लिक है और जिसकी मैंने अभी मिसाल ही दी ज़हीन होने की, उसी से मिलता जुलता लफ्ज याददाश्त का है। ज़हीन कोई भी कब होता है? जब उसको चीजें याद रह जाती हैं, है ना। तो याददाश्त भी एक बहुत बड़ा जहनी अमल है। याददाश्त हाफजा की अक़साम क्या है, यानी इन्होंने उसकी कैटेगरी पूछी है। अपने रोज़मर्रा के तजर्बात में याददाश्त का इस्तेमाल करने में मतलूबा सरगर्मियों की एक फहरिस्त तैयार कीजिए। उन्हें मुख्तलिफ याददाश्त के अक़साम में ज़ुमराबंद कीजिए। यानी इन्होंने कहा एक तो आप जो मेमोरी होती है, ठीक है, इसका बाकायदा सबक मौजूद है। तो आपको करना क्या है कि मेमोरी के या हाफजे की कितनी किस्में हैं इसे बयान करना है। फिर इनका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं या रोज़ के काम में इनसे हम कैसे मदद लेते हैं इसे बताना है। और कौन सा काम किस मेमोरी के तहत किया जाता है, एक ये पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो 2-3 बुनियादी पॉइंट हैं इसमें। अब इसका कुछ एक रिस्पॉन्स मौजूद है, उसी के कैटेगरी में हम आपको समझाते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो हमने आपको डिवाइस के जरिए से समझाया था। इसमें क्या है, फर्स्ट पेज का चीज छोड़िए, इसको बाद में रखिए, सवाल खोलिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि मेमोरी जिस तरीके से डिवाइस काम करती है या हम देखते हैं कंप्यूटर काम करता है, हमारे जहन से ही उसे मुस्तार लिया गया है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बगैर किसी मॉडल को, बगैर किसी नमूने को सामने रखे डिज़ाइन कर दिया गया है। हमारा जहन इतना बड़ा कंप्यूटर है, इतना बड़ा मोबाइल है कि वैसी डिवाइस का उतना बड़ा कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल अभी तक तैयार नहीं हो सका है और ना हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जहन कैसे काम करता है और उसको इन्होंने माहिरीन ने समझा है, फिर उसके बाद डिज़ाइन किया है। अब देखिए, मेमोरी 2 तरीके की होती हैं। एक आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल हम करते हैं जब छोटी छोटी, यानी जो प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं, रन कर रहा है, कितनी तेज़ी से खुल रहा है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो मोबाइल या लैपटॉप हैंग करने लगता है ना। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से होता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ या प्रेशर पड़ जाए तो कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जैसे हमने कोई वीडियो, ऑडियो, इमेज, फोटो वगैरह सेव कर दी। अब वो सेव है तो सेव है, ठीक है, वो जाएगी नहीं। आप 1 साल बाद खोलें, 2 साल बाद, 10 साल बाद, अगर हार्ड डिस्क आपकी ख़राब ना हुई, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना डेटा एक साथ लेके ट्रैवल कर सकती है, सफर कर सकती है। इसी को कलील मुद्दती हाफजा और तवील मुद्दती हाफजा के जुमरे में बयान किया गया है। ठीक है, तो याददाश्त के मुख्तलिफ अक़साम यहां पर लिखे हैं तफसील से। देखिए, मुख्तसर मुद्दती याददाश्त, फौरी मालूमात को याद रखना जैसे फोन नंबर। ठीक है, नंबर 2 है तवील मुद्दती याददाश्त, जैसे माजी के वाकयात, मालूमात या स्कूल के असबाब। कितने पुरानी चीजें हो जाती हैं, क्लास 1 में हमने कुछ पढ़ रखा था लेकिन अभी तक याद है, तो वो कहाँ गया, वो हमारे तवील मुद्दती हाफजे का हिस्सा बन गया है, वो हमेशा याद रहेगा। किसी का नंबर हमने याद किया, अभी जरूरत थी, फोन मिलाना था किसी का, तो हम हमेशा उसे याद नहीं रखते, हमारे जहन से वो चीजें निकल जाती हैं। अब एक याददाश्त और इसके साथ जुड़ जाती है जो प्रोसीजर का हिस्सा होती है, इसीलिए उसको प्रोसीजरल याददाश्त कहते हैं। ये हमारे प्रोसेस का, कामकाज का हिस्सा होती है जो प्रैक्टिस से आती है, जैसे महारतें, साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाना ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें क्या होता है, हमें ये मालूम होता है हाथ कहाँ रखना है, पैर कहाँ रखना है, फिर मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड करने के लिए साइकिल को क्या करना पड़ेगा, राइट साइड करने के लिए क्या, तो याद तो कुछ इसके साथ भी रखना पड़ता है ना, लेकिन ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है, इसलिए उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उसका नाम दिया गया प्रोसीजरल याददाश्त या प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, अब इन्होंने ये तीनों कैटेगरी बयान कर दी। कुछ काम देख लीजिए, जैसे फोन नंबर याद रखना, अब ये किस मेमोरी में जाता है, मुख्तसर मुद्दती याददाश्त में जाएगा। कुरान की आयत दोहराना, अब ये कुरान की आयत दोहराना, इससे बेहतर वाज़ेह मिसाल आप लिख सकते हैं, जैसे कि दर्जा अव्वल के असबाक। ठीक है, या इसी तरीके से दादा दादी के कहानियां। जो कुछ आप सुनते हैं बचपन में, बताइए सुना होगा, अभी तक आपके जहन में मौजूद है। तो ये सब चीजें वो हैं जो आप एक मर्तबा याद करते हैं ये सोच के कि हमें बाद में काम देंगी। कुरान भी आप यही सोच करके याद करते हैं कि हमेशा हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये सब तवील मुद्दती याददाश्त का हिस्सा है। फिर खाना पकाने की तरकीब याद रखना, रेसिपी। ठीक है, अब रेसिपी आपने देखा लेकिन उसको आप रट नहीं रहे बैठ के, वो आपके प्रोसेस में शामिल हो गई चीजें, तो ये प्रोसीजरल याददाश्त हो गए। तो काम से रिलेटेड कोई भी मेमोरी का हिस्सा या जो चीजें हो वो प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाती हैं। जवाब क्लियर है सबके सामने? बहुत वाज़ेह अंदाज में और बहुत तफसील के साथ यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो इसे भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दूसरा हिस्सा है सवाल का, या सवाल नंबर 2। इसके भी 2 हिस्से हैं, अलिफ और बा। पहला क्या है, ग्राहम वेल्स के तख्लीकी सोच के मराहिल का जिक्र करें और उनका मसाइल के हल और जहनी हालत से ताल्लुक बयान करें। ये माहिर नफ्सियात हैं ग्राहम वेल्स। ठीक है, इन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग, जिसका इन्होंने तर्जुमा क्या किया है, तख्लीकी सोच, उसके अलग अलग मरहले बयान की हैं। यानी कहा है कि अगर कोई बहुत तख्लीकी सलाहियत रखता है या कुछ सोचता है तो अचानक नहीं हो जाता है, उसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं, उसी को मराहिल बयान किया है। ठीक है, इन मसाइल के हल और जहनी हालत से इन्होंने बताया है ताल्लुक बयान कीजिए, यानी हमको एक रिलेशन बताना है, लेकिन याद रखिए अपने मुताबिक नहीं बताना है, ग्राहम वेल्स के मुताबिक ही चीजें होनी चाहिए। तो अब देखिए इसका जवाब वाज़ेह तौर पे मौजूद है। 4 मराहिल इन्होंने पेश किए हैं। ठीक है, 4 मराहिल। पहला क्या है, तैयारी, ये सब आपके सबक में मौजूद है। ठीक है, कहां जाएंगे आप, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैप्टर का नाम है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो तैयारी करेंगे पहले, यानी मसले को समझेंगे और मालूमात अपनी इकट्ठा करेंगे। फिर दूसरा आ जाता है इंक्यूबेशन, यानी मसले पर गौर करने के लिए वक्त लेना, यानी आप मालूम तो हो गया आपको कि वाकया क्या है, सूरत हाल क्या पेश आई, लेकिन आप उसे अपने तौर पर समझने की, डीप जाने की कोशिश भी करेंगे। इसीलिए इसको
दूसरे मरहले पे, इंपॉर्टेंट मरहले पे रखा गया है। तीसरा ये मरहला होता है कि आपको अचानक कोई हल या कोई सूरत नजर आएगी जिसको कहते हैं रोशन ख्याली, ठीक है, इनलाइटमेंट। और चौथी सूरत हाल या चौथा मरहला आता है जब इसकी तस्दीक हो जाती है, यानी हल की जांच और अमल दरामद, उस पर जो सूरत हाल उसके सामने वाज़े हुई थी उस पर वो स्टेप ले लेता है, ठीक है। तो अब ये चार इंपॉर्टेंट मराहिल आपके सामने आ गए। जब ये चार सूरतें पेश आती हैं तब हम ये कहेंगे कोई तख्लीकी मरहला मुकम्मल हुआ। ये मराहिल मसाइल के हल में मददगार हैं क्योंकि ये फ़र्द की ज़हनी हालत को मुनज़्ज़म करते हैं और नया हल पेश कर सकते हैं किसी भी मसले को लेकर के, ठीक है। इसी का नाम है क्रिएटिव थिंकिंग। इसी का दूसरा हिस्सा देखिए, क्या आप समझते हैं कि नुमू और तरक्की मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं? अगर हाँ तो कैसे? नीज़ तरक्की की खुसूसियात बयान करें। यानी एक चीज़ है नुमू और एक है तरक्की, ठीक। आपको याद होगा हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक है ग्रोथ, एक है प्रोग्रेस, ठीक है। अंग्रेजी में दो लफ्ज़ आते हैं, एक है ग्रोथ, एक है प्रोग्रेस। तो ये तो बिल्कुल तय सी बात है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे समझेंगे? देखिए जवाब में भी चीज़ें कुछ मौजूद है। जी हाँ, नुमू जिस्मानी तब्दीलियों जैसे कद और वज़न में इजाफे से मुताल्लिक़ है, जबकि तरक्की फ़र्द के जज्बाती, ज़हनी और समाजी पहलुओं में बेहतरी को ज़ाहिर करती है। हम ये नहीं कहते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, नुमू पा रहा है, नहीं, हम कह रहे हैं तरक्की कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ एक हद तक आने के बाद में रुक जाती है, लेकिन प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप कोई भी फसल बोते हैं, गेहूं है, धान है, मक्का है, जहां तक उसे पहुंचना है वहां पहुंच करके वो रुक जाएगी, तो वहां तक पहुंचने के दरमियान के मरहले क्या होते हैं? ग्रोथ के होते हैं। लेकिन प्रोग्रेस इसकी कोई लिमिट नहीं है। तरक्की करते करते आप बहुत दूर तक निकल सकते हैं, बहुत बड़े दौलतमंद बन सकते हैं, इल्मी एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े दानिश्वर बन सकते हैं, बहुत बड़े फ़कीह मुफस्सिर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब तरक्की की खुसूसियात देखिए। तरक्की क्या है? एक मुसलसल अमल का नाम है, उम्र के मुसलसल अमल है या मुसलसल अमल का नाम है, ठीक है। उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में ये बदलती रहती है, मुख्तलिफ होती रहती है यानी बदलती रहती है। आप ये भी लिख सकते हैं आसान ज़बान में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिस्मानी, जज्बाती और समाजी पहलू इसमें सब शामिल हैं। किस एतबार से? जिस्मानी, जैसे हमारा जिस्म मजबूत हो रहा है, ठीक है। हम पहले बच्चे थे, कोई सामान नहीं उठा सकते थे, अब हम बहुत वजनी सामान उठा सकते हैं, बोरे उठा सकते हैं। जज्बाती, पहले छोटी छोटी बात पे रोते थे, अब थोड़ा मजबूती आ गई, है ना। जब बच्चे थे तो अम्मी अगर हमें छोड़ करके चली जाए तो हम चीखने चिल्लाने लगते थे, अब हम अम्मी के बगैर देखिए कितना लंबा सफ़र कर लेते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, पेरेंट के बगैर, घर वालों के बगैर। तो ये जज्बाती मजबूती हमें हासिल हो रही है ना। इसी तरह समाजी एतबार से भी आप देखिए मजबूती क्या होती है। अगर आप अपनी पहली ज़िंदगी देखें तो जब तक आपको पेरेंट्स, भाई या घर वाले पैसे ना दें आप गुजारा नहीं कर सकते थे, है ना। आपकी कोई शनाख्त नहीं थी, लेकिन आपने कुछ मेहनत की और कुछ कमाना शुरू कर दिया, तो अब आप समाज में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब आपकी ज़रूरतें समाजी भी पूरी होने लगी हैं, है ना। तो ये समाजी पहलू से एक फ़ायदा हुआ, आपको लोग जानने लगे आपके नाम से, है ना, आपके काम से। ये चीज़ें, ये सब शामिल है प्रोग्रेस में, तरक्की में। चलिए तीसरा सवाल। इसका पहला हिस्सा है जहन और जिस्म के ताल्लुक पर अपने ख्यालात पेश करें और जहन और जिस्म के ताल्लुक को बरकरार रखने के 3 आसान तरीके। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए आपको मैंने इन चीज़ों को इतना डिस्कस किया है कि आप आंख बंद करके अगर सिर्फ सोच लें तो जवाब आसानी से लिख सकते हैं, परफेक्ट जवाब लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि नफ्सियात को लेकर के ही हमने इसे इतना डिस्कस किया है कि नफ्सियात है क्या, है ना। सिंपल है कि जहन और जिस्म के ताल्लुक पर अपने ख्यालात पेश करें, यानी जहन क्या होता है, जिस्म क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन कैसे बनता है, इसी की बात की गई है। अब आप नफ्सियात पर अगर गौर करें, हमने आपको कितना बताया है कि हमारे जहन, हमारा जिस्म क्या क्या सिग्नल भेजता है, क्या क्या करता है, फिर हमारा जहन उस पर क्या करता है, एक दूसरे के बगैर इनका कोई काम नहीं चल सकता, है ना। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर
लिख सकते हैं। देखिए जवाब क्या है। जहन और जिस्म एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। सेहतमंद जिस्म दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जबकि मुस्बत जहन जिस्मानी सेहत को बेहतर करता है। यही वजह है कि अगर कोई कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसका जहन काम नहीं कर रहा है तो प्रॉपर काम वो नहीं कर पाएगा। आपका नेटवर्क कुछ स्लो है क्या? जामिया क्या है, नदवतुल अबरार। दूसरे लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर हमने एग्जाम्पल दी कि किसी का जिस्म बहुत तगड़ा तंदुरुस्त है लेकिन जहन उसका काम नहीं करता है, तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे एक पहलवान है लेकिन वो कुछ याद नहीं रख पाता, ठीक है, तो वो क्या काम कर पाएगा? ठीक है, दिक्कतें होंगी उससे। इसी तरीके से कोई बहुत ज़हीन है लेकिन लागर है, कमज़ोर है, माजूर है हाथ पैर से, तो भी उसकी तरक्की या उसकी कामयाबी, वो सारी चीज़ें भी एक महदूद होंगी। यानी जिस्म और जहन दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, तब कंप्लीट एक इंसान काम करने के लिए तैयार होगा। हिकमत अमलिया देख लीजिए, 3 हैं इसके बेहतर बनाने की। रोज़ाना वर्जिश करें। आपको याद होगा ये योग वाले में कुल वजूद का पालन पोषण सबक है, कुल वजूद का पालन पोषण उसमें मौजूद है। रोज़ाना वर्जिश करें, मुस्बत सोच को अपनाएं यानी पॉजिटिव थिंकिंग, और नींद का सही मामूल बनाएं। यानी ऐसा ना हो कभी 10 बजे ही सो गए, कभी 8 बजे सोए, कभी 12 बजे तक भी नहीं सोए, है ना। कभी 6 घंटा सोए, कभी सोए तो 8 घंटा सो गए, 10 घंटा सो गए। ठीक, बहुत मसरूफ जब इंसान हो जाता है एक मुद्दत के बाद, आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे तो वो नींद त्यागने और इस सब की बात करते हैं, लेकिन वो बहुत आगे का मरहला है। ठीक है, वहां तक इंसान इतना कुछ हासिल कर चुका होता है कि वो चीजें बैलेंस कर लेता है। 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी सोएगा तो उसके सामने चीजें अलग होती हैं, उसकी फैसिलिटी अलग होती है, उसके लोग अलग होते हैं। अगर आप अभी उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपके सामने जो ग्रोथ का, एक जिस्मानी और जहनी ग्रोथ का मरहला है वो रुक जाएगा। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए एक मामूल ज़रूर बनाइए कि हमें कितना सोना है और उसे फॉलो कीजिए, वक्त भी और टाइमिंग भी। चलिए इसका दूसरा हिस्सा देखिए। करियर के इंतखाब के मराहिल लिखें और करियर के फैसलों के दौरान एहतियात बरतने के लिए कुछ आम गलतफहमियों का जिक्र करें। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं किस लिए? ताकि हम एक अपना अच्छा करियर डेवलप कर सके, है ना। ये सब का मकसद है। वो जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, हर फील्ड में उसका मकसद एक अच्छा करियर बनाना है। ठीक है, इसीलिए करियर का इंतखाब एक मसला है और इसके नाम से बाकायदा आपकी किताब में एक चैप्टर मौजूद है, वोकेशनल प्रिपरेशन। ठीक है, यानी आप कैसे अपने पेशे के लिए महारत इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला क्या है? अपनी दिलचस्पियों और महारतों का तज्जिया करें कि क्या हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं या हम जाना चाहते हैं इस काम में। दूसरी चीज़, मुख्तलिफ करियर ऑप्शंस की मालूमात जमा करें। ठीक है, किसी ने कह दिया बस ऐसे ही नहीं आपको भर देना है, आपको उसके बारे में मालूमात हासिल कर लेनी है। माहिरीन से मशवरा करें, अपने बड़ों से, एक मुनासिब करियर का इंतखाब करें। 10 चीज़ें हैं, उसमें से आपको एक ही मुंतखब करना है। ठीक है, यानी बैक वक्त आप डॉक्टर, इंजीनियर सब नहीं हो सकते, कोई एक फील्ड इख्तियार कीजिए और उसी में मेहनत कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो उसे फॉलो कीजिए। एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड के जो माहिरीन या एक्सपर्ट हैं उन्हें फॉलो कीजिए, है ना। या किसी और पेशे में आप जाना चाहते हैं तो उनके एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए। अब कुछ गलत फहमियाँ हैं कि करियर का इंतखाब हमेशा मुस्तकिल होता है। यानी बाज़ लोग ये सोचते हैं कि एक मर्तबा हमने कुछ चुन लिया तो आप बदल नहीं सकते हैं, ये गलत है। जहाँ पर लगे आपको कि हाँ चीज़ें ये मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, आप उसे क्विट कर दीजिए, दूसरा पेशा इख्तियार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा पैसे वाला करियर हमेशा बेहतर होता है, ये भी गलत फहमी है। ज़रूरी नहीं है जहाँ बहुत सैलरी मिले वो नौकरी भी अच्छी हो। ठीक है, दूसरों के तजर्बे को अपना रहनुमा बनाना। एक चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस काम आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है जहाँ पे
पर्सन टू पर्सन चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आपको किसी एक शख्स ने डरा दिया, अरे आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, उम्र ख़त्म हो जाएगी तब भी नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास ये सामान था वो भी ख़त्म हो गया, इतना पैसा लगा। अब अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो, अब आप उसके एक्सपीरियंस से डर जाएं तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, यानी प्रोग्रेस में या करियर के इंतखाब में आपको दूसरों के तजर्बों से या दूसरों की मुश्किलात से मुतासिर नहीं होना है, ये गलत फहमी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 का पहला हिस्सा है, योगा की मश्क ज़िंदगी के मराहिल में खुद तरक्की के लिए किस तरह मददगार हो सकती है? मुताल्लिक़ा मिसालों के साथ वजाहत करें कि योगा आपकी उम्र के लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। योग का कई चैप्टर योग में मौजूद हैं, कुल वजूद वाले में भी है, ठीक है, और उस हिस्से में भी जहां योग के 8 अलग अलग आसन बयान किए गए। यहाँ पर इन्होंने बाज़ाब्ता उसको लाइफ स्किल से आपके जोड़ा है या आपकी लाइफ के बेहतर बनाने से उसका रिश्ता कायम करने की कोशिश की है कि आप बताइए कैसे योगा हमारी मदद करता है। तो इसका जवाब देखिए, योगा एक मुकम्मल मश्क है। अभी आप योगा तक पहुंचे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जवाब आपका मौजूद है किताब में भी, अगर आप चाहें तो आखिर के 3 से 4 असबाक देख सकते हैं। ठीक है, योगा के उन्वान से ही होंगे, एक कुल वजूद का पालन पोषण और दूसरा योगा। तो अगर आपको यहाँ कुछ लगे कि कुछ और चीज़ें डिटेल में समझने चाहते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। जवाब देखिए, योगा एक मुकम्मल मश्क है जो ज़िंदगी के हर मरहले में जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तरक्की में मददगार होता है। चूँकि इसमें वर्जिश भी होती है और जहन को पुरसुकून करने की कोशिश भी होती है, इसलिए ये हमारे जिस्म और जहन का एक रिश्ता बनाता है। ठीक है, ये फ़र्द को सुकून, लचक और मुस्बत तवानाई फराहम करता है। मुस्बत तवानाई यानी पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हमारे जहन को मजबूत कर रहा होता है। योगा की मश्क से दिमाग और जिस्म के दरमियान हमाहंगी पैदा होती है, जिसकी मैंने अभी बात की, जो खुद एतमादी और इर्तिकाज को बढ़ाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और जो काम हम करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं उस पर फोकस हमारा बना रहता है। ठीक है, नौजवानों के लिए इसके अलग फ़ायदे हैं, बूढ़ों के लिए अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, ख़वातीन के लिए अलग फ़ायदे हैं। सबके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे आसन मौजूद हैं जिसको करके वो अपनी ख़ास बीमारियों को, दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। नौजवानों के लिए क्या है? नौजवान योगा के ज़रिए अपनी ज़हनी तवज्जो और जिस्मानी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूर्य नमस्कार जिस्मानी लचक और श्वासन ज़हनी सुकून के लिए बेहतर है। अब ये क्या है? आसन है। सूर्य नमस्कार आप देखिए आपकी किताब में मौजूद होगा और श्वासन भी एक आपके किताब में मौजूद है, ये भी एक आसन है। इसका ताल्लुक सांस लेने से है कि कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, और इसका ताल्लुक आपकी आसन से है, यानी जहां पर आपको अपनी बॉडी को एक खास पोजीशन में लेकर के जाना है। यानी एक का जहन से ताल्लुक है, एक का जिस्म से ताल्लुक है। बराह रास्त पूरी बॉडी को आपको फिल्टर करेंगे ये दोनों चीजें। बुजुर्गों के लिए क्या फ़वायद हो सकते हैं? बुजुर्ग अफराद योगा के ज़रिए जिस्मानी ताकत और जहनी सुकून हासिल कर सकते हैं, जिसमें प्राणायाम, सांस की मश्क उन्हें सुकून और रूहानी खुशी देती है। आपने देखा होगा बहुत से बूढ़े पाबंदी से योगा करते हैं, लेकिन वो आसन नहीं करते, वो बैठेंगे खामोशी से, सांस लेंगे या कुछ हल्के हल्के जो है मोमेंट या आप कह सकते हैं स्टेप लेंगे, जैसे कि एक हाथ उठाएंगे बस मामूल के मुताबिक, फिर रख देंगे, ना उनको दौड़ना ना भागना, सब कुछ। क्या उससे भी फ़ायदा होता है? तो हाँ, इसका जवाब है होता है। ठीक है, इवन इससे भी फ़ायदा होता है कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी की पूरी तरीके से एक तरीके मसाज हो रही है। तो योगा का एक यही फ़ायदा है कि इसमें हल्का, बहुत मामूली नज़र आने वाला काम भी आपकी बॉडी को रिफ्रेश कर रहा होता है, और इससे क्या होगा? ताकत मिलेगी, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगी। योगा का मकसद सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती नहीं बल्कि मजमूई तौर पर फ़र्द की शख्सियत को मजबूत बनाना है। ये हर उम्र के लिए एक मिसाली मश्क है जो ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने की ताकत फराहम करती है, यानी जहन और जिस्म दोनों को मजबूत करती है। इसका दूसरा पार्ट है जीवन विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीवन विज्ञान किस तरह एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर में मददगार हो सकता है? ठीक है, जीवन विज्ञान का पहले तो मतलब समझिए। जीवन विज्ञान का मतलब जिंदगी के उसूलों और अक़दार को समझना। जीवन हिंदी का वर्ड है, ठीक है, विज्ञान साइंस जिसे हम इल्म कहते हैं।
तो अब इस पर अमल करना है, यानी जिंदगी के उसूल और अक़दार को समझना और उन पर अमल करना, यानी आप इसे लाइफ साइंस कहते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी के बारे में ही डिस्कस करती है। यह फ़र्द को जिंदगी की अखलाकियात, अमन और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। यह है जीवन विज्ञान। ठीक है, यह डेफिनेशन हो गई। अब मुआशरे की तामीर में इसका किरदार क्या है, उसके पॉइंट्स देख लीजिए। जीवन विज्ञान एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर में दर्ज झेल तरीक़ों से मददगार हो सकता है। अब आप ही देखिए, अगर आपकी कंट्री में या आपकी कम्युनिटी में सिर्फ बीमार ही बीमार हो जाए, तो आप बताइए कि क्या तरक्की हो सकती है उसकी, उस कंट्री की या उस मुल्क की, है ना, उस खास इलाके की। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों, सिर्फ आप बीमारी को सोच लीजिए, किसी भी एक चीज़ से अगर मुतासिर हो जाएं खास कम्युनिटी के लोग, तो तरक्की सारी रुक जाएगी। इसीलिए देखिए इसकी तामीर में किरदार क्या है। अखलाकी उसूलों की तालीम, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अखलाक लोगों के बेहतर हो जाते हैं और उन उसूलों की तालीम देना और अक्स करना भी शुरू कर देते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों का एहतराम, छोटों से प्यार, है ना, पड़ोसी का ख्याल, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तनाज़ुआत का हल, लड़ाई झगड़े से बचना, ये बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हल करने में मददगार है। समाजी हम आहंगी, ये मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। ठीक है, जीवन विज्ञान के ज़रिए एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है जहाँ अमन व सुकून हो और अफराद एक दूसरे के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करें। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक अगर मुआशरा, सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना है, एक कम्युनिटी डेवलप करनी है, एक शहर बसाना है जहाँ लोग प्यार मोहब्बत से रह सके, तो बग़ैर इन तालीमात के मुमकिन नहीं है। और इनको समझना ही क्या कहलाता है, जीवन विज्ञान कहलाता है। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 5 का पहला हिस्सा है, गुर्बत के नफ्सियाती असरात का जिक्र करें। यानी आदमी गरीब होता है, ठीक है, मुमकिन है कि उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से मालो असबाब ना छोड़े हों जो उसको आगे बढ़ा सकें, तो यहाँ पर हमें गुर्बत से ज़्यादा उसके नफ्सियाती असरात का जिक्र करना है और उन मसाइल को हल करने में माहिर नफ्सियात का किरदार बताना है। यानी अगर हम गरीब हैं तो हमारी नफ्सियात पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, और एक्सपर्ट उसके बारे में क्या कहते हैं। दो चीज़ें, गुर्बत न सिर्फ एक समाजी मसला है बल्कि ये अफराद की जहनी और जज्बाती सेहत पर भी गहरा असर डालती है। यानी ये एक फैक्ट है कि इसका असर पड़ता है, तय सीधी सी बात है। इसके नफ्सियाती असरात क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप इसको थोड़ा सा गौर करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल डिक्टो कॉपी करने लगे। आप ही सोचिए, अगर गरीब होता है इंसान तो क्या सोचता है, जब मेले को देखता है, भीड़ को देखता है, ठीक है, किसी की गाड़ी देखता है, तो क्या सोचता है, सोचता है ये कि यार काश हमारे पास भी होता, परेशान होता है, मायूस होता है ना। किसी को अच्छा खाते पीते देखता है, वो नहीं पाता है तो क्या सोचता है, हसरत भरी निगाहों से देखता है, खुद को कमतर समझता है ना, चीज़ों से उसका दिल घबराता है। ये सारी चीज़ें हैं, गुर्बत के नफ्सियाती असर हैं ये। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, तो चीज़ें वैसे ही गिन के उंगली पे लिख सकते हैं। तनाव और मायूसी, ठीक, गुर्बत में मुब्तला अफराद रोज़मर्रा के मसाइल के बायस शदीद तनाव और मायूसी का शिकार होते हैं। खुद एतमादी की कमी, कॉन्फिडेंस जाता है। जहनी सेहत के मसाइल, जब बहुत सोचेगा आदमी तो जहन भी उसका ख़राब होगा। अब इसके बारे में माहिर नफ्सियात क्या सजेशन देते हैं। इनका ख्याल है कि मुतासिरा अफराद को जज्बाती और जहनी मदद फराहम करने के लिए कई स्टेप लिए जा सकते हैं। थेरेपी इसके लिए कुछ है, ठीक है। थेरेपी के ज़रिए मुतासिरीन को मुस्बत सोचने और मसाइल का सामना करने की तरबियत दी जा सकती है। ग्रुप सेशंस के ज़रिए समाजी हिमायत फराहम की जाती है और मुतासिरा अफराद को ज़िंदगी में बेहतर हिकमत अमली अपनाने के लिए रहनुमाई की जाती है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कैंप लगा दें, है ना, जहाँ पे मोटिवेट करें लोगों को कि आपको इससे कैसे निकलना है, कैसे अपनी मायूसी को दूर करना है, कैसे आपके लिए आगे रास्ते खुलेंगे, इससे दूर किया जा सकता है ना। इसी तरह माहिर नफ्सियात का किरदार इनफरादी तरक्की और समाजी बेहतरी के लिए भी बहुत अहम हो जाता है। कैसे, जैसे एक शख्स कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो ये ठान ले कि हमें अपने वालिदैन की या ख़ानदान की गुर्बत से कोई वास्ता नहीं, हमें मेहनत करनी है और बदलना है अपनी सिचुएशन, तो बदल सकता है। आज वो
गरीबी में ज़िंदगी गुजारेगा, कल गुजारेगा, लेकिन वो अपनी मेहनत से एक दिन इस मकाम पर ज़रूर पहुँचेगा जहाँ उसे दौलत भी नसीब होगी। ठीक है। और आजकल का ज़माना जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कैसे कैसे लोग अपनी मेहनत से कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब आपकी बातें बहुत दूर तक जाती हैं, तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, मेहनत है, जज्बा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खुद भी कोशिश करनी है अगर कोई भी किसी तरीके की परेशानी में, गुर्बत में मुब्तला है। दूसरा हिस्सा इसका देखिए, पतंजलि के मुताबिक योगा के 8 मराहिल, ये सिंपल से मौजूद है किताब में लिखे हुए हैं फोटो के साथ। 6 मुख्तलिफ मराहिल की तस्वीर फराहम करें, यानी 8 के बारे में बताना है, 8 मरहले जो हैं, और उनमें से 6 आसन की तस्वीर भेजना है। ठीक है। 8 मराहिल क्या क्या है? यम, न्याम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याना और समाधि। यानी आप देखिए, हम आम तौर पर क्या समझते हैं कि योगा वही हाथ पैर फैलाना, इधर उधर बैठना, यही है, लेकिन ये योगा नहीं है। ये योगा का सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उससे पहले और उसके बाद भी कई चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत इसकी होती है कहां से? आप अखलाकी उसूल जैसे सच्चाई और अदम तशद्दुद को अपनाएं। ठीक है। फिर इंतजाम आपका दुरुस्त होना चाहिए, यानी सफाई रहें का ख्याल रखें, इत्मीनान से रहें। फिर आसन यानी जिस्मानी मशक़ें जो सेहत और लचक को बेहतर बनाती हैं। फिर प्राणायाम यानी सांस की मशक़ें जो जहन को सुकून देती हैं, यानी सांस का बाकायदा एक अलग कोर्स है। ठीक है। योगा के आसन अलग हैं और सांसों को लेकर के अलग चीजें हैं। फिर प्रत्याहार यानी हवास को काबू में रखने की मशक। फिर धारणा यानी जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करना, यानी एक इंसान कभी एक मसले पर गौर करते करते उसमें नई चीजें पा लेता है। ठीक है। तो इससे कैसे कंसंट्रेशन हासिल करे, ये उसके बारे में है। और 7वां है ध्यान, यानी गहरे मुराकबे की मशक, जिसमें तसव्वुफ में आमतौर पर यह मरहला होता है कि किसी एक चीज को लेकर के इंसान खो जाता है ना, वहदतुल वजूद और इस तरीके के वहदतुल शहूद, जहां हर चीज एक जैसी नजर आती है, एक ही जात नजर आती है ना, तो ये ध्यान कहलाती है। फिर उसके बाद समाधि आती है, जहां पे रूहानी सुकून और मुकम्मल हम आहंगी का हुसूल होता है, यानी यहां तब जाके इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये योगा के क्या हुए? 8 मराहिल हो गए। अब 6 मुख्तलिफ मराहिल की यहां पर आपको तस्वीर चस्पा करना है। इसको कैसे ये लोग चस्पा करेंगे? काट के। इसका तरीका क्या हो सकता है बेहतर कि आप प्रिंट कराएं। ठीक है। 6 आसन की तस्वीर जो है निकाल लें गूगल से, नेट से, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें और उसके साथ में आप उसे पेस्ट कर दें कॉपी के साथ। ठीक है। इन मराहिल की अमली मशकों के लिए जिस्मानी सरगर्मियों की तस्वीर शामिल की जा सकती हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी आसन ले सकते हैं। ठीक है। 7-8 आसन उसमें दिए हैं, 6 आसन के आपको उसमें जिक्र करना है तस्वीर के साथ। सवाल नंबर 6 का पहला हिस्सा है कि एक रहनुमा का इंतखाब करें जिसे आप मुतासिर कुन समझते हैं और उनकी क़यादत के अंदाज का तज्जिया करते हुए एक केस स्टडी तैयार करें। उनकी क़यादत के मखसूस पहलू, हिकमत अमलियाँ और असरात बयान करें। यहाँ पर आप सबक से बाहर निकल सकते हैं, यानी यहाँ आपको एक ऐसा शख्स चुनना है जिसकी ज़िंदगी के बारे में आपके अंदर या आपके जहन में कुछ अछूते ख्याल मौजूद हों, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो कि यार फला ने क्या मेहनत की है, कैसे कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। जैसे इसमें APJ अब्दुल कलाम की बात कही गई है, आप चाहें तो महात्मा गांधी को ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला को ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप चाहें तो मदर टेरेसा को ले सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सी ख़वातीन हैं, उनमें से किसी को ले सकते हैं। किसी भी फील्ड के, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिशियन ही को लें, है ना। किसी भी फील्ड के अगर एक फेमस पर्सनालिटी को आप उठाएं और उसके स्ट्रगल को बयान करें, फिर ये कि इससे हमें क्या सीख मिलती है उसको बयान करें, तो आप इसे लिख सकते हैं। ये आपके सबक का एक हिस्सा है। अब इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है, जिससे इनसे सबक लेनी हो वो इसे कॉपी भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, सादगी, आजिज़ी, हौसला अफजाई, अमली क़यादत, हिकमत अमलियाँ, क्या है, टीम वर्क को फ़रोग़ देना। जाहिर सी बात है ये साइंटिस्ट थे और बहुत सारी टीम वर्क इन्होंने किया, जिसे स्पेस को लेकर के ख़ास तौर से इन्होंने काम किया है ना। स्पेस रिसर्च एजेंसीज कैसे कैसे डेवलप किया, है ना। और फिर मिसाइल मैन कहलाए, किस तरीके से उनके अंदर डेडिकेशन था। इनको वक्त जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उतने वक्त में चीज़ें डेवलप की।
कई मर्तबा नाकाम भी हुए, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, है ना। तो ये चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, असरात भी बयान कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको थोड़ा तफसील में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाज की तादाद बढ़ गई। तो गोया कि एक आर्टिकल लिखना है आपको, है ना, एक मजमून लिखना है किसी भी फेमस पर्सनालिटी पर। और इसका दूसरा हिस्सा भी है कोई, हाँ, सवाल नंबर 6 का दूसरा हिस्सा है मुख्तलिफ उम्र के लोगों से। ये भी देखिए एक सर्वे की तरीके से है, क्या चीज उन्हें खुशी देती है और क्या चीज उन्हें परेशान करती है। तो परेशानियों पे नहीं जाएंगे आप, एक पहलू पे लिखेंगे तो दूसरी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, बड़े उम्र के लोगों से एक सर्वे करना है। कैसे? हर कोई अपने घर के अफराद से, अपने मोहल्ले के अफराद से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कुछ सवाल करेगा कि आपको खुशी कैसे मिलती है, आप जिस्मानी तौर पर कैसे फिट रहते हैं, ठीक है, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं उम्र गुजरने के साथ, इस उम्र में आपको क्या दिक्कतें हैं और क्या आसानियां हैं। इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग तौर पर लिखेंगे। ज़रूरी नहीं किसी एक ने जो कहा वही आप कॉपी कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन पैदा होगा, आपके एग्जामिनर भी मुतासिर होंगे कि हाँ बच्चों ने खुद से मेहनत की है। तो ये ग्राउंड वर्क है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ सवाल करने हैं और लिख देना है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, तारुफ वाला हिस्सा हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। हाँ, बच्चों के लिए खुशी के जराए, अब ये उनके मुताबिक है जो वो बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो कोई जिससे डिस्कस करे उसके मुताबिक वो पॉइंट लिखेगा, बस यही सिंपल सा सवाल है। और याद रखिए कि ये मुख्तसर में नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा तफसीली रहेगा, इसलिए पॉइंट देखिए कितने ज्यादा, ठीक है, कितने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सब अलग अलग सेक्शन में। और फिर उसका एक कंक्लूजन या खुलासा भी लिख सकते हैं कि कैसे हम ओवरऑल चीजों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा इस तरीके से, ठीक है। 6 सवाल थे, लेकिन बेसिकली कितने इसमें सवाल आपको मिले, 12। अब आपको इन 12 में से ये जो है फैसला करना है कि कौन सा सवाल आता तो सब है सबको, जो बेहतर तरीके से वो लिख सकता हो वही लिखे। जरूरी नहीं है कि एक मदरसे के बच्चे जो लिख रहे हैं उसे ही सब फॉलो करें, ठीक है। चलिए ठीक है, तैयारी कीजिए और लिख करके अच्छे तरीके से जमा कीजिए। और ये हिस्सा देखिए, ये जो पहला पेज रहेगा कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है। एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, फिर अपना नाम, फादर का नाम, क्लास, सेकेंडरी है या क्या है, ये तो है ही सेकेंडरी आपका, मीडियम उर्दू, ठीक है। ये क्या है, एआई नेम, ओके। ये देखिए आई कार्ड पे आपके एआई नेम होगा, एआई कोड होगा, और सब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजी सबका है, सब्जेक्ट कोड 222 और कॉन्टेक्ट नंबर आपका। ये तफसील आपको लिखनी है हर एक को अपने पहले सफे पर असाइनमेंट के, ठीक है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज।